नमस्कार साथियों, प्रतिभा फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। फिर हम लोग सेट 3 लेकर आए हैं और कुछ देर आपसे बातें करते हैं, 2-4 मिनट लेते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू अपना सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आज उपस्थित होगा उसका पूरी तरह से डिटेल्ड और पूरी गहराई तक डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अभी अभी आप देखे होंगे बिहार सरकार नौकरी की बौछार कर दी है। पता है ना आप लोगों को कि आप लोग अभी भी सोए हुए हैं? ऐसा नहीं ना है। अब जागिए, अब वक्त आ गया जागने का। 1,70,000 प्लस वैकेंसी बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जाएगा शिक्षक बहाली का। मतलब खोज खोज के नौकरी दिया जा रहा है। अब नौकरी लेने वाला आदमी मतलब जो है कम पड़ जाएगा, जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि आने वाला कल में फिर रेलवे देगा, दरोगा का भी वैकेंसी अपकमिंग में है, एसएससी तो दे ही रहा है, दे ही रहा है, दे ही रहा है। अब हम आपको एक बात बता दें, 1,70,000 में तकरीबन 80,000 प्लस वैकेंसी केवल प्राइमरी टीचर का है। समझ रहे हैं आप? अब आप वक्त बर्बाद नहीं कीजिए। और एक बात और हम आपको खास खास बात बताने आए हैं। जो हम बोलेंगे बीपीएससी एग्जाम लेगा, ये बात आपको पता है। विज्ञापन देखे होंगे आप लोग। इस बार टेंडर मिला बीपीएससी को, और बीपीएससी का क्वेश्चन का लेवल आप लोग जानते हो ना। उस लेवल का क्वेश्चन हम कराते हैं भाई। आप मेरे सेट में देख लो, मेरी गहराई को देखो। तो आपसे मेरा विनती है, इस बार पूरी टीम, हमारा पूरा टेक्निकल टीम, यहाँ के पूरा टीचर, डायरेक्टर सर, हम, आलोक सर, जितने भी टीचर है वो सब डेडिकेटेड है। बस टारगेट है हमारे संस्था से तकरीबन 5,000 इस बार युवा हर हाल में इस बहाली के अंदर होनी चाहिए, ताकि हम कह सके कि हम उसको शिक्षक बना के रखे हुए हैं। ये टीचर हम बनाए हैं, ऐसा कह सके। यानी आपके सफलता में मेरे कंधा का भी क्या होना चाहिए? सपोर्ट होनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अब वक्त बर्बाद नहीं कीजिए। यदि वक्त बर्बाद कर रहे हैं तो आपसे बड़ा महापापी कोई नहीं है। आपको तो नरक में जगह नहीं मिलेगा। स्वर्ग की तो बातें हटा दो, वो तो गेट बंद ही है आपके लिए। नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। वक्त बर्बाद नहीं कीजिए। मम्मी पापा का जो पसीना है उसका कीमत चुकाने का वक्त अब आया है। अब आपसे जो है मम्मी पापा हिसाब लेंगे उस पसीने का, उस तपस्या का, जो खुद रोटी नहीं खाए आपको खिला के सुलाए। समझे? इसलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, बीच बीच में भी बातें करेंगे आपसे। हम पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड है और क्वेश्चन का लेवल मेरा कभी भी लो नहीं रहता है, ना रहेगा। लो पढ़ना है ना आपको? अदर यूट्यूब चैनल है ना, आप देख लीजिए जाके। बहुतों यूट्यूब चैनल है, खोलिएगा तो मिलते रहेगा धड़ल्ले से, और उसका व्यूज भी बहुत है। आप जाइए, आप भी एक व्यूजर बन जाइए। आपको फिर कह रहे हैं, आप क्या कीजिए, भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए, भीड़ का वजह बनिए। बात समझ रहे हैं मेरा? भीड़ का कभी भी हिस्सा मत बनिए, दिखिएगा भी नहीं मार्केट में। भीड़ का वजह बनिए। चांद पर भी चल जाइएगा ना तो लोग नीचे चर्चा करेगा, रे फलाना चांद पर गया। समझे? तो इसलिए ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग सवाल को देखते हैं, सवाल को करते हैं। इस बार बकसना नहीं है, इस बार एक सीट हर हाल में अपनी। टारगेट है मेरा, इस संस्था से 5,000 लड़का को हर हाल में यूट्यूब पर पढ़ा कर नौकरी दिलवाएंगे। ये मेरा दावा है। 5,000 लड़का को आपके सामने स्क्रीनशॉट करके दिखाएंगे कि हमने यहाँ से करवाया है, इस संस्था से। ये संस्था आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेशन है। ध्यान रखिएगा। चलिए पहला सवाल है, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता इनमें से किस कारक पर निर्भर करती है? सवाल को ध्यान से पढ़िए। आप जो समझ रहे हो नहीं है, थोड़ा सा पेन हम चेंज कर लेते हैं और फिर देखिए। ये क्या है? प्रतिरोधकता। आपने इससे पहले प्रतिरोध के बारे में पढ़ा है। आपको यह पता है कि किसी पदार्थ का प्रतिरोध किस 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 पे निर्भर करता है। यहाँ प्रतिरोधकता है, आप गलत कर जाओगे, हम जानते हैं, ताकि आपको तो पता है, आप तो उतना ही नॉलेजदार हो। इसलिए ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधकता किस किस पे निर्भर करता है। तो पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होता है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता। सबसे पहला जो ऑप्शन में आपको दिख भी रहा होगा, तापमान।
कहने का मतलब मेरा यह है कि यदि आप तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोधकता भी बढ़ेगा, प्रतिरोधकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। और तापमान घटाइएगा तो प्रतिरोधकता भी क्या होगा, घटेगा। दूसरा है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति मतलब जितना अच्छा पदार्थ आप दीजिएगा उसका प्रतिरोधकता उतना ही कम होगा, और जितना पदार्थ आप खराब लगाएगा उसका प्रतिरोधकता उतना ही खराब होगा। तो पदार्थ की प्रकृति में आप लिख सकते हो कि अगर पदार्थ का प्रकृति मतलब पदार्थ अच्छा है तो प्रतिरोधकता कम जाएगा, जैसे चांदी का प्रतिरोधकता कम जाएगा, यदि आप वहां पारा लगा दोगे तो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए एक चीज आप नोट कर लीजिएगा जो आगे भी पूछा जा सकता है इससे संबंधित। हम थोड़ा सा इसको जूम कर, देखिए आप नोट में लिख लीजिएगा, पदार्थ की प्रतिरोधकता, पदार्थ की प्रतिरोधकता आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करती है, आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करती। एक चीज हम आपको बताते चले साथियों, प्रतिरोधकता जो होता है, प्रतिरोधकता इसका चिन्ह होता है इस प्रकार से, ये साइन होता है, और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। इसका एक फॉर्मूला होता है प्रतिरोधकता का जिसमें हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध बराबर रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। तो यही प्रतिरोधकता है, आपको पता है, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ये तो हो गया प्रतिरोधकता के बारे में। अब इससे रिलेटेड एक और शब्द है प्रतिरोध, जहां आप लोग कंफ्यूज किए होंगे। आप जब इसमें आए होंगे आंसर ढूंढने तो सबसे पहले तो आप प्रतिरोधे ढूंढे होंगे, भाई कहाँ है, लपेट लेते हैं इसी को, लपटा जाइएगा आप पहले। क्वेश्चन को जब तक ध्यान से नहीं देखिएगा आप लपटा जाइएगा। ये आसान क्वेश्चन नहीं है, बाकी लेवल लोगों का नीच है, मेरा कभी लेवल नीच नहीं होने वाला है। हम इंस्टीट्यूट छोड़ देंगे ये हो सकता है, लेकिन लेवल कमजोर नहीं करेंगे। फ्यूज आए चाहे नहीं आए मत देखिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। बीपीएससी के सेट मारने जाओगे आप जाओगे टीचर की बहाली में, बीपीएससी क्वेश्चन सेट कर रहा है और आप अभी तक रट्टा मार रहे हो कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, ओम होता है। वो तो सबकी जानकारी है, कुत्ता बिलाई को जानकारी है, क्या उसको नौकरी हो जाएगा? कभी नहीं होगा। और एक बात और आपको हम याद दिला देते हैं, यदि ये सब बातें आपको याद नहीं ना तो आपको नौकरी नहीं होगा, उसी को होगा जिसको याद है, समझे? बिहार दरोगा के हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, अब ना सब लड़का सब पटना में दिल्ली में सब क्या कर रहा है पता है आपको? अब खोज रहा है कोचिंग, अब बैनर पर लेखल देख रहा है भारी भारी क्वेश्चन कहाँ कराया जाता है रे, ऐसे पूछ रहा है। सब एक दूसरे लॉज में जो है एक दूसरे बच्चा जो है एक दूसरे से पूछता हो भारी भारी क्वेश्चन कहाँ कराया जाए है, हम वही तक कोचिंग धरम। मतलब अब ओकरा मन भर गया, हल्का हल्का से पता चल गया कि हल्का हल्का से हमरा कुछ नहीं होने वाला है, और भारी भारी पढ़ाया जाएगा तो आप पढ़ोगे नहीं। क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा हमेशा मेरा, ये बात जान लीजिए। आते हैं प्रतिरोध पे चर्चा कर लेते हैं, थोड़ा सा एक नया पेज ले लेते हैं, आपको प्रतिरोध समझा देते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध मतलब होता है धारा का विरोध करना, धारा का विरोध करना। ये बातें नहीं पूछेगा कि धारा का विरोध करना क्या कहलाता है, प्रतिरोध करेगा, ये नहीं पूछेगा। पूछेगा इसका ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है ओम। ऐसा मात्रक नहीं होता है, मात्रक होता है ओम। ठीक है। आपको एक चीज और बता दे, प्रतिरोध भी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, जहां आपको कंफ्यूजन रहेगा। प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता। पहला क्या है? तापमान। पहला क्या है? तापमान। मतलब यदि आप तापमान बढ़ाइएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा भाई। यदि घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घट जाएगा। दूसरा है लंबाई। दूसरा क्या है? लंबाई। यदि लंबाई बढ़ाओगे तो भी प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। यदि लंबाई घटाओगे तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा।
तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ प्रकृति, मतलब जितना अच्छा पदार्थ लगाओगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। आपको नोट में लिख लीजिए, आप लोग इसको नोट में लिख लीजिए, चांदी यानी एजी, एजी का प्रतिरोध सबसे कम, सबसे कम, नोट कीजिएगा। और एच जी यानी इसको बोलते हैं पारा, तो क्या बोलते हैं, पारा, इसका प्रतिरोध सबसे अधिक होता है, प्रतिरोध सबसे अधिक, प्रतिरोध क्या होगा, सबसे अधिक। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? हो सकता है थोड़ा सा लाइट कट गया था, टेक्निकल चीजें है, डिस्टर्ब होगा थोड़ा बहुत, आप लोग भी मैनेज करो, लेकिन पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं होते देंगे क्लास को, पूरा क्लास को एनर्जी फुल बना के पढ़ेंगे। एक चीज और लास्ट में बच गया आपका चौथा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा, हम एक आपको फॉर्मूला देते हैं, उससे आपको समझा देते हैं। R बराबर रो इंटू एल बाई ए। क्या ये मतलब है कि प्रतिरोध का अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। और अगर क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल क्या करेगा, घटेगा, तब प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो जाएगा, हम आपको एक टेक्निक देते हैं, फिर इससे पहले मैंने सब वीडियो में दिया है टेक्निक, फिर दे देते हैं। ये फॉर्मूला होता है बाप बराबर बेटा बटा दुश्मन, बेटा बटा दुश्मन, मतलब बाप बढ़ेगा तो बेटो बढ़ेगा, बाप घटेगा तो बेटो बढ़ेगा, लेकिन अगर दुश्मन बढ़ेगा तो बाप और बेटा दोनों घटेगा। अब यही था, आइए इसी को लागू कीजिए यहाँ। अब देखिए यहाँ गौर से, प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं, अरे भाई प्रतिरोध बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल घट जाएगा। अगर हम प्रतिरोध घटा लेंगे तो लंबाई और प्रतिरोधकता दोनों क्या होगा, घट जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे, थोड़ा भी चूकेंगे ना, ये बात हम समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है? भैया एक बात समझो मेरे साथियों, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई जो होता है उसको हम लोग कैलोरी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरी। वाट सेकेंड जो होता है वो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक और भी होता है। आपको एक बात बताते थे, जूल, ये जो वर्ड है जूल, किसका किसका ऐसा मात्रक होता है? ये होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है, उष्मा का ऐसा मात्रक होता है, और कार्य का भी ऐसा मात्रक जूल होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा, अच्छा विद्युत, सॉरी माफ कीजिएगा, कैलोरी नहीं आंसर होगा, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा है, किलोवाट घंटा है। अब हम एक चीज और आपको बता दें, 1 किलोवाट जो किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है, 3.6 1 किलोवाट में गुने 10 के पावर 6 जूल, क्या होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। अच्छा एक चीज हमको बताइए कि कैलोरी में कितना होता है, 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर में होता है 0.42 जूल। अच्छा 1 जूल बराबर क्या होता है, तो 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी। किसी को समस्या, परेशानी, दिक्कत, कठिनाई, कुछ नहीं, समझने में कोई समस्या? सारे ऑप्शन को हम लोगों ने क्या किया, डिस्कशन किया ना, सारे ऑप्शन को डिस्कशन किया है, आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक ना। एक बात और आपको बता दे, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक एम्पियर सेकेंड होता है, क्या होता है, एम्पियर सेकेंड। इस टाइप से भी सवाल पूछता है,
हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन करे, इसलिए आप लोग देखिएगा। गाढ़ कोशिका प्रक्रिया में शामिल है, क्या होता है? गाढ़ कोशिका में वाष्पीकरण की प्रक्रिया होता है। किसका प्रक्रिया होता है? वाष्पीकरण का प्रक्रिया होता है। हम गाढ़ सेल के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या क्या होता है। गाढ़ कोशिका ये क्या करता है? गाढ़ कोशिका ये होता कहाँ है? गाढ़ कोशिका आपको मिलेगा कहाँ कहाँ से बता देते हैं। ये मिल जाएगा आपको तना में, पत्ती में, सब पौधा के तना में, पत्ती में और अन्य भाग में, अन्य अंग में। इसका काम क्या है? ये काम क्या करता है? ये गैसों का आदान प्रदान करता है, गैसों का आदान प्रदान, और इसी के माध्यम से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। इसी के माध्यम से क्या होता है? वाष्पीकरण होता है। दिक्कत किसी को नहीं ना? बढ़ जाएगा। अच्छा, आते हैं एक बात और, भोजन का परिवहन। प्लांट में, पौधा में भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। कौन करता है? फ्लोएम। और यह एक जीवित कोशिका है। ये सवाल पूछता है कि फ्लोएम कैसन कोशिका है? यह जीवित कोशिका है। अब प्लांट में यह एक दिशीय नहीं, दो दिशीय, मतलब नीचे से ऊपर भी ले जाता है। यह दोनों दिशा में फ्लोएम क्या करता है? दोनों दिशा में फ्लोएम दोनों दिशा में भोज्य पदार्थ का परिवहन करता। खनिज, जल, लवण जड़ से शीर्ष तक ले जाएगा, शीर्ष से जड़ तक लाएगा। ये दोनों काम कौन करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम के बारे में एक नजर देख लीजिए। जाइलम क्या होता है? जाइलम जीवित कोशिका है। जाइलम क्या है? नहीं, मृत कोशिका, सॉरी। जाइलम मृत कोशिका है। और ये क्या करता है? जल को एक दिशा में, मतलब नीचे से पौधा के शीर्ष भाग तक ले जाता है। क्या करता है? ले जाता है। परिसंचरण की चर्चा करेंगे तो परिसंचरण हमारे शरीर में बाह्य त्वचा से होता है। किससे होता है? बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा से परिसंचरण होता है। शरीर में ब्लड जो होता है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, सब परिसंचरण का विषय है। जब भी टॉपिक में अब आगे सवाल आएगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। उच्च गतिशीलता के बारे में कोई ऑप्शन सही नहीं है तो हम इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, चौथा। कार के रियर व्यू दर्पण में, एक बात बताओ साथियों, क्या हमने नहीं बताया था कि रियर व्यू दर्पण क्या होता है? रियर व्यू दर्पण जो होता है वह उत्तल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? तो यहाँ उठा के लाते हैं, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। अच्छा, अब बताओ, उत्तल दर्पण के रूप में प्रयुक्त एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अच्छा, आपको बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है, ये प्लस में होता है तो 2 मीटर। यदि कोई बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है तो यू दिया है, और माइनस में 3 मीटर का है कि यू हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है। तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मतलब हमको क्या निकालना है? बी निकालना है। क्या निकालना है? बी निकालना है। दर्पण सूत्र जानते हैं ना आप लोग? दर्पण सूत्र से बताओ तो एक बार, दर्पण सूत्र आप लोग बोलो। दर्पण सूत्र नहीं पता तुम लोगों को? क्या करोगे तुम? दर्पण सूत्र जो होता है वो होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमको 1/v निकालना है। जो दिया है उसे रखेंगे, जो नहीं दिया उसे निकालेंगे। क्या ये मतलब है कि 1/v f में से 1 को u को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। 1/v जस का तस रखते हैं, 1/f। अरे f तो दिए हुए है ना 2 मीटर, रख लो ना भाई। माइनस 1/u, 1/u कितना? -3 सेंटीमीटर।
अब एक काम करे, सॉल्यूशन तोरा चलते छोड़ दे, पक्का बता देगा सर, तुमसे नहीं होगा। चलो कर देते हैं, करके बताओ तो पहले, तू लोग मारो टेंशन, तब तक हम करते हैं। ताकना मत, उधर अलग कर, अलग बनाओ। करो, 3 दूना के 6, 2 तिया के 6 और माइनस माइनस प्लस और 3 दूना के 6, यानी आप लिख सकते हो 1/v = 3 और 2 5 और बटा में 6। क्या करोगे, क्रॉस करोगे ना, v में 5v और बराबर में 6 गुने 1 6, यानी v बराबर में कितना 6/5। देखो तो ऑप्शन में 6/5 है क्या, ना, ऑप्शन में 6/5 नहीं है, लेकिन एक काट के है कुछ ना कुछ 1.2 करके है। अच्छा एक बात बताओ, प्रतिबिंब आगे बनता है या पीछे बनता है, तुम ही बताओ। हमेशा पीछे ना बनेगा, दर्पण के पीछे ना प्रतिबिंब बनता है, आगे कब बना प्रतिबिंब, मतलब आगे तो लाइट रख दो और वहां से जलाना फोकस और कहना कि ना हमार छाया आगे बनना चाहिए, ऐसा हुआ गा, अरे ऐसा होगा नहीं ना होगा, हमेशा क्या बनेगा, छाया पीछे ना बनेगा। इसका यह मतलब है कि जहां आगे देले है सबसे पहले ओकरा आगे काटो, तो दर्पण के सामने, तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने बोलेगा तो मुआइए देंगे, दर्पण के सामने ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, दर्पण के पीछे। अब कंफ्यूजन कहाँ है, 0.83 और 1.2 में, तो अपना सा क्या आया तो है 1.2, इसको करो ना आंसर ना, इतना क्या सोचते हो तू लोग, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, आगे बढ़े। चलो अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में तो खूब पढ़ा होगा तू लोग भी, और नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, लाओ सिखाइए देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर ठीक लिखल है हो, एक का ना तू सब गौर से, ऐसा ना कि हिंदी हिंदी भी गलत लिख के हम चल जाएंगे। CaOCl2 इसका फॉर्मूला होता है, CaOCl2 इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। और इसका काम क्या करता है ये भाई, ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या है, कि बेहतरीन बेहतरीन कार्य करता है। पहला क्या करता है, गंदा जल को साफ करने में उपयोग होता है, गंदा जल को साफ करने में उपयोग करते हैं। उसके बाद दुगदी बनाने में, कथी में, दुगदी बनाने में उपयोग करते हैं। कपड़ा चाहे फूलों के रंग विरंजन करने में, कपड़ा या फूलों के रंग, फूलों के रंग विरंजन करने में। अच्छा इसका प्रयोग दवाई में भी होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग दवा में भी करते हैं, ठीक ना। अब क्या बोला है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने में करते हैं, हम बोले हैं कि गंदा जल को साफ करने में करते हैं। सोडा एसिड अग्निशामक में, हाँ यहाँ भी करते हैं, सही है, सोडा एसिड अग्निशामक में, न लिख लियो लो, सोडा एसिड अग्निशामक में, अग्निशामक में भी इसका उपयोग करते हैं। रासायनिक ऑक्सीकरण अवकरण में भी इसका उपयोग करते हैं, केक या बेकिंग सेकने में इसका प्रयोग नहीं करते। ऑप्शन नंबर 4 जो है यही मामला गलत है, जैसे मामला गड़बड़ है। अब केक या बेकिंग सेकने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं ये भी तो जाने, आखिर ऑप्शन हमसे गलत किया तो उसके बारे में जानकारी लेना जरूरी है। चलो हम लोग जानते हैं कि कहाँ करते हैं, तो देखो हम बता देते हैं। केक या बेकिंग सोडा बनाने में NaHCO3 का प्रयोग करते हैं, जिसको सोडियम बाइकार्बोनेट या खाने वाला सोडा कहते हैं। इस सोडा का उपयोग हम लोग अग्निशामक में भी करते हैं, कहाँ, अग्निशामक में, शामक। एक बात और हम आपको बता दें साथियों, जब आप केक सेकते हैं तो उसके अंदर गैस भरता है, देखे हैं, जो फूलता है, केक को फुलाता है, उसमें CO2 गैस होता है। NaHCO3 और CO2 गैस क्या होता है, रिलीज होता है, यानी मुक्त होता है। अग्निशामक में NaHCO3 भी प्रयोग करते हैं, NaHCO3, और उसके बाद H2SO4 भी इसमें होता है।
H2SO4 भी होता है, समझे? ध्यान रखिएगा इस सब बात का। इसका ऑप्शन क्या होगा? 4। बढ़ जाए आगे। और क्वेश्चन को देखिएगा एक नजर गौर से, कहीं कहीं सवाल पूछे रहता है कौन सत्य है कौन असत्य है, कभी कभी पूछता है नहीं है, आप लोग है करके आंसर मार देते हो, तो वन मिस्टेक गेम ओवर। और एक बात जानते हो कि अगर आपका सवाल कंपटीशन में एक गलती हुआ तो 50,000 लड़का से तू पीछे हो जाएगा। बात समझ रहा है? तो कर लो, एनालिसिस कर लो, तुम्हें अगर झूठ लगता है तो 50,000, एक गलती 50,000 लड़का से पीछे करेगा तुमको, एक गलती। और अगर पॉइंट में भी नंबर कम रहेगा ना तो नौकरी नहीं देगा सरकार, जो बात जान लो। तो कोशिश करो कि बी परफेक्ट, एकदम परफेक्ट बने। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक गर्भ निरोधक तकनीक जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटिस को बताती है वो कौन सी है? पहले समझो फैगोसाइटिस क्या है। फैगोसाइटिस क्या होता है? ए है आपको ए आपको योनि है, योनि है। योनि के ऊपर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये छोटा सा यंत्र है, इसको बोलते हैं कॉपर्टी। तो क्या बोलते हैं? कॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। एक कॉपर्टी क्या करता है, जब हम लोग सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, जब हम लोग सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं तो सबसे पहला इसका काम क्या होता है, स्पर्म को अंदर जाने ही नहीं देता है। ये यंत्र ऐसा है, स्पर्म को रोकता है, रोकता है। और जैसे ही आपका संभोग का प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तो प्रक्रिया फैगोसाइटिस होता है और सारा स्पर्म निकल के कहाँ हो जाता है? बाहर हो जाता है। तो फैगोसाइटिस क्या होता है? स्पर्म को बाहर निकालने की प्रक्रिया। स्पर्म को कॉपर्टी के माध्यम से बाहर निकालना, निकालना फैगोसाइटिस कहलाता है। एक गर्भाशय तक जाने नहीं देगा, फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगा, आप गर्भ निरोधक नहीं हो पाएगा। आपको 2-4 और बातें बता दे, एक नया पेज ले लेते हैं और हम कुछ चीजें सिखा देते हैं। इसका आंसर मार लीजिए आप लोग, इसका आंसर लगा लीजिए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा कॉपर्टी। क्या हो जाएगा? कॉपर्टी। ऑप्शन में है कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग। देखिए सवाले पूछा है गर्भ निरोधक तकनीक क्या है, तो हम अब आपको पूरा डिटेल डिस्कशन करा देते हैं। आज के बाद आपको समस्या ही नहीं रहेगा गर्भ निरोधक के बारे में। किसी भी सोशल साइट पर जाके आप लोग इसका भी चर्चा नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। देखिए गर्भ निरोधक तकनीक क्या है। गर्भ निरोधक तकनीक, ये 2 प्रकार से कर सकते हैं हम लोग गर्भ का निरोधक। पहला क्या कर सकते हैं हम लोग? दवा खा सकते हैं, नहीं हम लोग दवा खा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं? कुछ यंत्र आता है जिसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। दवा में क्या क्या खा सकते हैं? दवा में हम लोग अगर कभी भी गर्भ निरोधक कोई दवाई अगर आप खाते हैं तो आप जानते हो कि वो एंटीसेप्टिक होता है। तो जब तक आप डॉक्टर से सलाह न ले आप उसे यूज ना करें। आप सोचिएगा कि हम बहुत होशियार है, चुपे चुपे खा लेंगे, तो चुपे चुपे बहुत कुछ हो ही जाएगा, फिर चल जाओगे हॉस्पिटल। बात समझ में आ रहा है आपको? तो चुपे चुपे के चक्कर में नहीं रहिएगा। आप क्या कीजिए, कोई डॉक्टर से सलाह लीजिए, शर्म की बात नहीं है, ये शारीरिक प्रक्रिया है, शर्म की बात नहीं है। आप क्या करो, माला डी करके एक मार्केट में दवाई आता है, सहेली ये भी आता है, ये सब गर्भ निरोधक गोलियां है। हमें इसके बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है। और यंत्र के रूप में आप लोग यूज कर सकते हो कंडोम, दूसरा कर सकते हो कॉपर टी, एक और कर सकते हो सबसे बेहतरीन काम, नसबंदी करवा सकते हो आप। नसबंदी, नसबंदी में आप जानो अगर मेल नसबंदी करा ले तो उसको बोलते हैं वेसेक्टोटॉमी। वेसेक्टोटॉमी, वेसेक्टोटॉमी। और अगर फीमेल महिला जो नसबंदी करवाती है उसको बोलते हैं टिबेक्टोनॉमी, टिबेक्टोनॉमी। अरे महिला का जो नली होता है, नसबंदी, महिला का जो नस होता है
हाँ, फीमेल, ठीक है, स्पेक्ट्रोनॉमी। चलिए ठीक है, उतना बच्चा भी मतलब जो है गौर करेगा। देखिए, महिला में जो गर्भ निरोधक नली होती है वो ट्यूब के समान होती है। ये जब उसका नस बंद करेंगे तो बोलेंगे ट्यूबेक्टोनॉमी। बाकी जो बच गया वेसेक्टोनॉमी। बात समझ में आ रहा है? चलिए, एक चीज और है, लेप्रोप्रेसी। लेप्रोपेरेसी, इसमें क्या करते हैं? इसमें भी नसबंदी करते हैं, नस बंदी करते हैं। इसमें क्या करते हैं? फैलोपियन ट्यूब, जो महिला में फैलोपियन ट्यूब होता है उसको काट देते हैं और धो के क्या करते हैं? बांध देते हैं। ओकरे ना आप लोग कहते हैं छोटा ऑपरेशन भी लई है, ले जाके नस क्या किया है, ट्यूब के समान जो नली था ट्यूबेक्टोनॉमी कटवा के बांध दिया। आप लोग समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए तो, आज का सबसे बेहतरीन सवाल में से एक ये है और सबसे गहराई का डिस्कशन भी मिलेगा आपको। यूट्यूब पर जाइए, ढूंढिएगा, जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए? हम इसके बारे में लिखा देते आपको, लिखना चालू कीजिए। न्यूलैंड्स न्यूलैंड्स का ऑक्टेक नियम परमाणु भार या द्रव्यमान, परमाणु भार बोलो, चाहे कोई कोई बुक आपको द्रव्यमान लिखेगा, द्रव्यमान पर है, पहली बात। दूसरा, एक कब मिला, इसका डेट आप लोग लिखना, 1865 से 66 में ये क्या हुआ? प्रस्तावित हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, इस पे खोज चल ही रहा था। उसके बाद एक वैल्यू खत्म कर दिया गया था। ये क्या हुआ था? प्रस्तावित हुआ था। अब इस पे खोज जब चालू हुआ तो इसमें पता चला कि ये जो ऑक्टेक है इसमें संगीत के 7 सुर जो होते हैं उसमें 8 सुर जो है इसमें जोड़ा गया। संगीत का 8 सुर भर जाता है उस, हम बड़ा लिख रहे हैं ना, छोटा लिखे तो आ, इसमें क्या होता है? संगीत के 8 सुर जो आता है, सा रे गा, यहाँ लिखा हुआ है क्या? हाँ, सारे गामा पा धा नी, 100 निये तक कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें क्या होता है? पहला तत्व का जो गुण होगा यहाँ जो आएगा 8वां तत्व उसके समान होगा, ऐसा वो बोल के चले गए। जब खोज हुआ तो पता चला कि ना, कैल्शियम तक लागू हो रहा था। टोटल तत्व खोजे थे ऑक्टेक्स जिस समय खोजे थे 56, और 56 में से यह जो लागू हो रहा था, यह नियम लागू हो रहा था, ये हो रहा था कैल्शियम तक लागू हो रहा था। इसमें प्रथम तत्व जो था वो हाइड्रोजन था और सबसे अंतिम जो तत्व था वो थोरियम था, तो थोरियम बोलते हैं। इसका अयस्क होता है मोनोजाइट। मोनोजाइट केरल में बहुत होता है, याद रखिएगा। अब आइए और यहां समझते हैं, पहला तत्व क्या किए? पहला मतलब जो है आवर्त में और वर्ग में रख दिए। उसके बाद रे पर लिथियम रखे, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और इसमें क्या बोले ही कि हाइड्रोजन का जो गुण होगा ना ऑक्सीजन के बराबर होगा। आपको पता है कि हाइड्रोजन का गुण जो है किसी से आज तक नहीं मिला, इसलिए तो सब इसको क्या किया? आवारा तत्व घोषित कर दिया। अगर पूछेगा कि पीरियोडिक टेबल में आवारा तत्व किसे कहते हैं तो हाइड्रोजन के कहते हैं। एक फिक्स स्थान नहीं है, इसलिए उठा के और सबसे पहले एक सबसे आगे बैठा दिया गया। ए तू बैठ जा, आगे बैठ जाओ, इन्होंने बैठेगा डिस्टर्ब करेगा। तो ये आवारा तत्व है। हाइड्रोजन क्या है? आवारा तत्व, आवारा तत्व है। इसका गुण किसी के साथ ठीक ठाक से तालमेल नहीं है, नहीं मिलता है। अच्छा, इसमें कोबाल्ट और निकोल को क्या किया गया? साथ में रखा गया। इसमें क्या किया गया? कोबाल्ट और निकेल को क्या किया गया? साथ में रखा गया। अब आते हैं समान गुण किसमें पाए गए थे, आप लोग देखिए तो ए पाया गया था लिथियम और सोडियम में।
लिथियम और सोडियम एक, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। कैल्शियम से गिनिए तो एक दो चार पाँच छः सात आठ। सिलिकॉन नहीं, गलत है। लिथियम से गिनिए तो एक चार पाँच छः सात आठ। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए साथियों, तो इसका आंसर होगा लिथियम से सोडियम तक। देखिए आप गौर से, लिथियम यहाँ है, अब यहाँ से आठवां तत्व गिनिए तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। मतलब लिथियम जो तत्व है उसका गुण सोडियम से क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए। ऐसा वो बोले थे और मिल रहा था, इसलिए इन्होंने क्या किया, कोबाल्ट निकल को साथ में रखे। ये भी सवाल पूछा हुआ है, आगे सेट में मिलेगा आपको कि ऑक्टेक्स नियम में कोबाल्ट निकल को साथ में रखा गया था, ये याद रखिएगा। ये भी पूछा हुआ है, इसलिए हम ये पूरा डाटा आपके साथ रख दिए। अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है? अच्छा साथियों, ये सवाल तो और भी बहुत अच्छा है। और एक बात और बता देते हैं, बीपीएससी का जो है ना, बहुत पसंदीदा है टॉपिक। आप 67वीं में जाके देखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। आप जाके देखिएगा, मिलेगा आपको, हम भी दिए हैं। आप देखो एक बात बता देते हैं, पादप में भी उभयलिंगी जीव होते हैं। पादप में, आयुष पानी दो तो, है कि जीव, ये पादप में जो होता है, सरसों चाहे पपीता, ये सब उभयलिंगी होता है। मतलब ये सब लिंग परिवर्तन करता है, लेकिन ये अनुवांशिक नहीं होता है। याद रखिएगा, ये दोनों अनुवांशिक नहीं होता है। ये क्या नहीं होता है, अनुवांशिक नहीं होता है। अनुवांशिक नहीं होता है। अच्छा अब देखिए, अब आते हैं जंतु जगत में। जंतु में उभयलिंगी, जंतु में उभयलिंगी, इसमें क्या होता है, केचुआ, ये सब उभयलिंगी है। जखनी मन करेगा लिंग परिवर्तन कर लेगा, तुरंते नर तुरंते मादा, तुरंते नर तुरंते मादा। समझे? केचुआ हो गया, घोंघा हो गया, आपको हाइड्रा हो गया, और एटीसी कर लो क्योंकि ज्ञान का तो भंडारे है। घोंघा जो होता है ना, घोंघा ये अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक, केचुआ नहीं होता अनुवांशिक, अनुवांशिक होता है। इसमें लिंग का जो निर्धारण है, लिंग का निर्धारण अनुवांशिक होता है। तो आपका जवाब मिला, हाँ मिला तो घोंघा। अच्छा एक बात और हम बताएं आपको, घोंघा के बारे में बता देते हैं। देखो घोंघा जब शारीरिक संबंध बनाता है ना, घोंघा जब शारीरिक संबंध बनाता है तो बारह वाला जो घोंघा है, बारह वाला घोंघा ये मेल का किरदार निभाता है, और छोटा जो घोंघा है, छोटा घोंघा ये फीमेल का किरदार निभाता है। ठीक ना? ये हर बार होता है। जैसे ही वो शारीरिक कांटेक्ट में आएगा, सेक्सुअल कांटेक्ट में जाएगा, तो 12 वाला घोंघा मेल बन जाएगा और छोटा वाला घोंघा फीमेल बन जाएगा, क्योंकि उभयलिंगी है, ये अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है। तो अपने हिसाब से ये लिंग का क्या करेगा, परिवर्तन कर लेगा। बढ़ जाएगा। चलिए आपका जवाब मिला। इस सवाल देखिए, एक प्रकाश किरण दो माध्यमों को पृथक करने वाले एक इंटरफेस पर। अच्छा इंटरफेस का क्या मतलब होता है, इंटरफेस का मतलब होता है एक दूसरे पर, एक दूसरे पर आपतित, एक दूसरे पर आपतित, उसके अभिलंब, अभिलंब के अनुदिश आपतित होती है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो होगा ये 0 डिग्री का होगा। कितना का होगा? सबसे पहली बात है कि 30 डिग्री का 45 डिग्री का कोण बनेगा नहीं। अभिलंब जब डालेंगे तब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक ना? लेकिन यहाँ अभिलंब नहीं डाल रहा है, यहाँ एक दूसरे पर आपतित हो रहा है, और एक दूसरे पर जब आपतित हो जाएंगे तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, अभिलंब नहीं बनेगा। तो ये भी ऑप्शन गया। बढ़ जाएगा, थोड़ा सा पानी पी ले।
ठीक है, आप थोड़ा सा अभी आराम करो, पानी नहीं पी लो, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। टाइम नहीं देखेंगे, डिस्कशन पूरा कराएंगे ना। देखिए, आप अच्छा क्वेश्चन से डिस्कशन ना करें ना, फैक्ट्स बताना पड़ता है, साइंस है। चलिए ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 10वां। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अच्छा, निकालना क्या है आपको? गलत। निकालना क्या है? गलत। किण्वन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, ये तो पहली बात की, ये तो सही बात है। किण्वन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तब ना पाइरुवेट अम्ल बनता है, तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। श्वसन के प्रथम चरण में पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है, हाँ सही बात है, तो ये भी गलत नहीं है। प्रथम चरण में ग्लूकोज का विघटन होता है, ये भी सही बात है। इसका ये मतलब है कि यह गलत है। अगर ये 3 को सही है तो ये चौथा गलत होगा। अब इसको एक नजर समझिए, इसको, ये जो ग्लूकोज है 6 गो कार्बन वाला, ये क्या करेगा? साइटोप्लाज्म में जाकर टूट जाएगा। जैसे साइटोप्लाज्म में टूटेगा तो पूरा नहीं टूटेगा, अधूरा टूटेगा। तो अधूरा टूटेगा तो क्या बनाएगा? पाइरुवेट अम्ल बनाएगा और एनर्जी देगा। ठीक है, अब क्या करेगा? ऑक्सीजन का अब्सेंस हो जाएगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा। जैसे ऑक्सीजन ना रहेगा तो ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या करेगा? जाके इथेनॉल बना लेगा, CO2 गैस बना देगा और एनर्जी देगा। कितना? 2 गो कार्बन मॉलिक्यूल बना एनर्जी देगा। ठीक है, अगर ऑक्सीजन रहेगा तब क्या होगा? ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में हुआ। जब ऑक्सीजन रहेगा और उसके बाद मसल सेल्स में, मतलब कि ये जो सेल्स है इसमें जाकर अभिक्रिया होगा, तब लैक्टिक एसिड बन जाएगा। आप लोग देखे होंगे, अधिक व्यायाम करेंगे, अधिक दौड़े होंगे तो आपका देह हाथ में खून जम जाता है, समझे? ऑक्सीजन की कमी रहा होगा तब देह जमा, मतलब जो है शरीर का ब्लड जो है क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है। इसका ये मतलब है कि लैक्टिक एसिड और एनर्जी बढ़ जाएगा और 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनेगा। और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो पूरा पे एनर्जी मिलेगा आपको, CO2 गैस भी मिलेगा, जल भी बनेगा और 36 एटीपी आपको ऊर्जा मिल जाएगा। कितना? 36 एटीपी ऊर्जा मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ जाए। अब थोड़ा सा फास्ट पार्ट डिस्कशन करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो चला। समूह के निम्न में से किस तत्व में सर्वाधिक अधातुत्व गुण है? देखिए, एक बात बताते हैं, लिखना चालू कीजिए। सर्वाधिक अधातुत्व गुण। रे आयुष, पानी बहुत गर्म है रे, ठीक ना? सर्वाधिक अधातुत्व गुण ऑक्सीजन का होता है। सर्वाधिक समस्थानिक, नोट कीजिएगा आप लोग, पोलोनियम का होता है, जिसका सूत्र होता है PO और इसका परमाणु संख्या होता है 84, परमाणु द्रव्यमान होता है 210 और इसका समस्थानिक का संख्या होता है 10। तीसरा, सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व, सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व या फ्लोरीन। दो चीजें और लिखाना है जो लिखा देते हैं। देखो, यदि आवर्त में लेफ्ट से राइट जाओगे ना, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आदित्य गुण बढ़ेगा, आदित्य गुण क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर वर्ग में टॉप टू बटन जाओगे, टॉप टू बॉटम, तब क्या होगा? क्या? अधावित, यहाँ लिखिएगा अधावित, अधावित, और इसका होगा धावित्व, धावित्व गुण बढ़ेगा। तो नोट कर लीजिएगा, ये जरूरत की बात है, ठीक ना? बढ़े आगे, ये सारे बातों को नोट कीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। मैंने यहाँ बता दिया है, सर्वाधिक अधातुत्व गुण ऑक्सीजन का होता है। सबसे ज्यादा समस्थानिक पोलोनियम का होता है, जिसका परमाणु संख्या 84 होता है और द्रव्यमान संख्या 210 होता है।
और लेफ्ट से राइट अगर आवर्त में जाएंगे तो अधावित्व गुण बढ़ेगा, और यही वर्ग में जाएंगे टॉप से बटन तो धावित्व गुण बढ़ेगा, है ना। पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। भैया एक बात बता देते हैं, जो WC है, WC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स। का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है, जीवन काल कितना होता है 10 से 15। एक बात बताओ, इसका उपनाम क्या है, उपनाम क्या है, मानव शरीर का सिपाही, मानव शरीर का सिपाही या चौकीदार, चौकीदार। अच्छा एक बात बताओ, इसका कार्य क्या है, रोग प्रतिरक्षा करना, प्रतिरक्षा करना। और क्या बताया WC के बारे में, देखिए तो कुछ बचा क्या, जीवन काल 10 से 15 दिन, निर्माण अस्थि मज्जा में, उपनाम मानव शरीर का सिपाही या चौकीदार, कार्य रंग प्रतिरक्षी, फुल फॉर्म बता दिए हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसका एक खासियत क्या है, विशेषता क्या है, विशेषता ये क्या करता है, आकार बदलाव, आकार बदलाव, मेन विशेषता है कि आकार में बदलाव करते रहता है। इसका आंसर होगा WBC, इसका आंसर क्या होगा WBC। बढ़ जाएगा, यदि हम डैश में अमोनिया का विलयन मिलाते हैं तो एक सफेद अवक्षेप बनता है। हम आपको बता दें AlCl3, क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, ऑप्शन गलत है। यदि हम अमोनिया जो है NH3, इसमें अगर हम AlL3 मिलाते हैं तब हमें अवक्षेप के रूप में 4NH4Cl मिल जाएगा, जो नीचे बैठ जाएगा, अवक्षेप क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा। उसके बाद देखो तो कोई गैस है क्या, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, आप लोग संतुलित कर लीजिएगा। बढ़े आगे, चलिए। एक छात्र किसी गोलीय दर्पण का उपयोग करके एक कागज पर सूर्य का एक स्पष्ट प्रतिबिंब फोकस करता है जो कुछ समय बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। क्या सवाल पूछा है, कौन सा कथन सही है। एक बात हम आपको बता देते हैं, यहाँ अवतल दर्पण नहीं होगा, यहाँ उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक ना। उत्तल दर्पण में किसी वस्तु को फोकस पर रखेंगे तब उस जल उठेगा, वहां वस्तु रखेंगे तो उत्तल दर्पण धनात्मक होता है। और उत्तल दर्पण में अगर नोट में लिख लो, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण का बाकी हर चीज धनात्मक होता है। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु को फोकस पर रखे, फोकस पर रखे तो वह जल उठेगा। क्या करेगा, जल उठेगा। उत्तल दर्पण का एक और नाम है, पता है ना आप लोगों को, अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण। अब मिलाओ तो आंसर, देखो ये धनात्मक होता है, बात सही है। अभिसारी दर्पण है ना, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, बिल्कुल सही। तो A और B सही है, ए वाली बात सही है, ए वाली बात सही है। तो A B ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर A। बढ़े आगे, गौर से गहराई से डिस्कशन कीजिए। क्वेश्चन गलत होगा तो क्वेश्चन गलत होगा, हम गलत थोड़े होंगे। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवतः स्थिर कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दो बातें बताते थे, फ्लेमिंग का दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम, रूल याद रखिएगा आप लोग। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का रूल, इसको याद रखिएगा ट्रिक से। SBI के जगह पर आप लोग लिखिएगा FBI। इसका यह मतलब है कि यह है बल के चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और A है धारा। ये क्या है, धारा। अभी बोला ना है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवतः स्थित कुंडली की गति के कारण उसमें प्रेरित धारा की दिशा, किसका दिशा,
धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाएगा? तो धारा की दिशा अगर ज्ञात करना है आपको तो चुंबक का फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लेंगे। अच्छा, अब बाएं हाथ के नियम में आते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का, इसमें याद रखिएगा माई फर्स्ट, FIRST फर्स्ट क्लास, मतलब एम से हो जाएगा मोशन, मतलब गति। 3 उंगली को जब सरियाएंगे, इसके पिछला वाला वीडियो जाके देखिए तो आप लोग प्ले लिस्ट में होगा, जाइए पूरा वीडियो देखिए। तो हमने पूरा चीरफाड़ किया है बहुत बेहतरीन। समय कम है इसलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक ना। माई फर्स्ट मतलब हो जाएगा यहाँ फोर्स, फोर्स का मतलब है बल, और क्लास का मतलब हो गया यहाँ करंट, CURRENT, करंट मतलब हो गया धारा। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम FBI पे काम करता है, जो ट्रिक है मेरा, और दाएं हाथ का नियम है, बाएं हाथ का नियम माई फर्स्ट क्लास के रूल पे ही कार्य करता है, जिसमें माई का मतलब मोशन मतलब गति होगा, फर्स्ट मतलब फोर्स होगा, और क्लास में C पहले आ रहा है, C से करंट होगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, फिर बता रहे हैं, और गलती गलत तो लोल कुछ नहीं। बढ़ू आगे, चलिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? अभिक्रिया संतुलित करने नहीं आता है तो आसान है, आप लोग कर दे सकते हो। देखो तो इसमें बेरिलियम कै गो है? 2 गो। यहाँ कै गो है? यहाँ तो 1 गो है, तो ये संतुलित है ना? है तो गलती करो। यहाँ बेरिलियम कै गो है? 2 गो। यहाँ कै गो? 2 गो। यहाँ कैल्शियम कै गो है? ये कैसे तो यहाँ 3 करता है, यहाँ ना करो 3। यहाँ 3 दूना 6, यहाँ 3 दूना 6, ठीक है। एल्युमिनियम इधर कै गो है? 2 गो। इधर कै गो है? 2 गो। अच्छा, सल्फर गिनो तो S 1 गो है, इधर 2 गो है, और यहाँ कै गो है? 1 गो है, तो ये भी नहीं है, ये भी गलत है। अच्छा, हमको क्या करना है या करके मिला हुआ है उसको खोजना है। यहाँ बेरिलियम कै गो है? यहाँ बेरिलियम 2 गो, सल्फर, सल्फर, एल्युमिनियम कै गो? 1 गो, एल्युमिनियम 1 गो, और ऑक्सीजन 4 गो, ऑक्सीजन 4 गो, क्लोरीन, ठीक है। हाँ, तो ए सही है, ए वाला जो है ये रासायनिक अभिक्रिया संतुलित किया हुआ है। आगे बढ़े। अच्छा, एक बात बताओ, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों जरूरी है? द्रव्यमान का संरक्षण के लिए। इसके लिए द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण के लिए रासायनिक अभिक्रिया संतुलित करना जरूरी है, संतुलित करना जरूरी। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे के समांतर हो सकता है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति संभव है? क्या बोला है? संभव है, जबकि सवाल में होना चाहिए संभव नहीं है। सवाल गलती है, थोड़ा सा सवाल आप लोग सुधारिए। यहाँ होगा संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब हम डिस्कशन कराते हैं, लिखा देते हैं आपको। देखिए, चुंबकीय बल रेखा जो होती है इसका विशेषता है कुछ। इसका विशेषता क्या है? पहला विशेषता ये है कि एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर। दूसरा क्या है? ये स्वकेंद्रीय वृत्त बनाती है, स्वकेंद्रीय वृत्त बनाती। और तीसरा है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यह एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। उसके बाद 2 स्थिति बनता है, एक ए बना, एक ए बना। इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इसके अंदर ही बना, यहाँ और यहाँ। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी साउथ पोल है। यदि किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाएगा तो हमेशा नॉर्थ साउथ में ही लटकेगा, ठीक ना। जैसे बेढक को कहीं भी सोफे पर बैठा दीजिएगा तो कूद के नौले में जाएगा, वैसे ही जैसे ही इसको छोड़िएगा लटका के तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही लटकेगा। और जब चुंबकीय बल रेखा होता है
तो नॉर्थ में इन करता है, क्या करता है, नॉर्थ से इन करता है और साउथ से निकलता है, साउथ से क्या करता है, निकलता है। लेकिन अगर चुंबक के अंदर बल रेखा होगा, इसके अंदर, तो अब क्या करेगा, साउथ से इन करेगा। इसमें क्या करेगा, अगर इसमें इसके अंदर बल रेखा होगा तो साउथ से इन करेगा, साउथ से इन और नॉर्थ से आउट, नॉर्थ से आउट। कहाँ, जब चुंबक का बल रेखा चुंबकीय रेखा अंदर हो, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखा इसके अंदर हो, और चुंबकीय बल रेखा अगर बाहर हो, बाहर चुंबकीय बल रेखा, चुंबकीय बल यदि बाहर होगा तब इन करेगा नॉर्थ से और निकलेगा साउथ से, और अंदर होगा तब इन करेगा साउथ से और निकलेगा नॉर्थ से। इसका जवाब क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिजित नहीं करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो है, बल रेखा एक दूसरे को कभी वो प्रतिजित कर सकती है। एक गलत है, ये आंसर होगा, कभी भी प्रतिच्छेदित क्या करते हैं, कर सकती है, गलत है, नहीं कर सकती है। यहाँ सारा ऑप्शन गलत है, क्या आंसर होना चाहिए ऑप्शन केवल और केवल सी, ऑप्शन बढ़ जाएगा। मानव किडनी में नेफ्रॉन के नलिकानुमा भाग द्वारा आरंभिक निस्पंदन से इनमें से कौन सा पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। देखो तो एमिनो अम्ल है, प्रोटीन तो होता ही नहीं है, इसको काटो तो ये ऑप्शन है गया बुरा में। उसके बाद यहाँ भी प्रोटीन है, ये भी ऑप्शन हटाओ। लवण, ग्लूकोज, वसा और जल है। भैया एक बात बताओ, वसा कहलाएगा जी, वसा नहीं होगा, ग्लूकोज, जल, लवण और एमिनो अम्ल जहाँ होगा वो निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। दी गई द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया में ए और बी के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। देखो यहाँ हमको चाहिए ए है, यहाँ बी है, हमको चाहिए AgBr प्लस KNO चाहिए ना जी। हमको ए के जगह पर रखना पड़ेगा, क्या जानते हो, AgNO3, और बी के जगह पर रखोगे KNO, तब ए मिलेगा, तब ये क्या करेगा, मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रख के चेक कर लीजिए। KNO3 होना चाहिए, यहाँ KNO है, Ag ए नहीं होगा, Ag इसमें देखो ना, Br किस में है, इसमें ना, ए ना होगा, हमको चाहिए AgBr, इसमें तो AgBr है ही नहीं है, इसमें भी Br नहीं है, इसमें भी Br नहीं है, यही आंसर होगा, क्या कि इसमें बेरिलियम है जो यहाँ खोज रहा है, मांग रहा है, तो जो देंगे वही ना निकालेंगे। क्या हो गया, बस 10 मिनट, 1 घंटा, चलो कोई बात नहीं, 5 मिनट तक जाएगा। 2 क्वेश्चन और है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, हमने इसको बता दिया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए द्रव्यमान के संरक्षण नियम को हम लोग पालन करते हैं। आपको पता है कि द्रव्यमान का न तो क्या किया जा सकता है, उत्पादन किया जा सकता है, न ही विनाश किया जा सकता है, तो इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। बढ़े आगे, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला काहे दिखता है। अरे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या क्या होता है, आकाश नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है। उसके बाद घास हरा दिखता है, घास हरा दिखता है। उसके बाद समुंदर नीला दिखता है, समुंदर या पृथ्वी नीला दिखता है, पृथ्वी नीला दिखता है। उसके बाद बादल सफेद दिखता है, बादल सफेद दिखता है। सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखता है, सूर्य क्या करता है, लाल दिखता है। ये सारे कारण प्रकाश के किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण। खोज कौन किया था, सी रमन। कब किया था, 1928। नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930। भारत रत्न मिला था 1954। सब लिखते चलो, खोज, नोबल और भारत रत्न, देख लो, ये सब करा चुके हैं आप लोग। जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, और आप लोग लाइट चैप्टर में ये सारे डिस्कशन हो चुका है, करवाए हैं। आप लोग बैठो इत्मीनान से और चैनल पे घूरते रहो, भटकते रहो, जब मन न लगे
डायरेक्ट यूट्यूब खोलो और चैनल पे आ जाओ। आपको मन लगाने का भी व्यवस्था हम किए हुए हैं, चिंता मत करो। अगला सवाल देखते हैं। बस 2 सवाल बचा हुआ है। 2 तार ए और बी। देखिए हम एक बात बताते हैं, ये सवाल है ए है ये बी। इसका प्रतिरोध R बराबर होगा, R1 बराबर होगा रो इंटू L1/A, और इसका बी का होगा R2 बराबर रो इंटू L2/A। अब कुछ ना कुछ दिया है शायद, बोला ए का प्रतिरोध इनकी R1, इसका प्रतिरोध 16 गुना है बी के, तो बी कितना है ये R2, और R2 का कितना है 16 गुना है। अब हम रख सकते हैं ना R1 बटा R2, R1 बराबर में R2, R1 के मान रखिए तो कितना, ये रो तो दोनों में है तो कट ही जाएगा, तो बातें खत्म कीजिए। तो रखिए L1/A, R2 में रखिए L2/A। चलो इसको हल करो, R1 बटा R2 बराबर में L1/A गुने होगा यहाँ बटा L2। एक बात बताते थे, L1 L2 दोनों बराबर हो जाएगा, L1 L2 क्या होगा, दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो A आपस में कट जाएगा, बचेगा कितना B/A, B बटा A। अब वैल्यू देखो तो कितना रहा है 16/1। हमको चाहिए A और B का अनुपात, ठीक से देखिए सवाल को, A और B का अनुपात, तो A और B अभी देखिए हो, A कितना है 1 का मतलब 1, B कितना है 16 इसका मतलब 16, तो 1:16 ऑप्शन में है क्या, 1:16 यहाँ है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। घबराइएगा नहीं, ये सब सीख के मारिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम, कौन सा क्रम, घटते क्रम, और आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम। क्रियाशीलता श्रेणी याद कर लीजिएगा आप लोग, केमिस्ट्री का सबसे बहुत अच्छा है। ठीक है, अभी आ जाइए ना सर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद डायरेक्टर सर कुछ बात करना चाहते हैं आप लोगों से, कुछ रूबरू होना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं हमारे साथ। हम तो काफी दिन से इंतजार कर रहे हैं कि वीडियो में हमारे साथ दिखे रहे, हमको तो पूरा अनाथ बना के छोड़े हुए हैं, इतना ही समझ लीजिए, समझे। अकेले आते हैं वीडियो शूट करके चल जाते हैं, कभी रहबो नहीं करते देखने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए। हम तो क्या करें समझ नहीं आता है। चलिए पहले सवाल देख लेते हैं, निम्न धातुओं को अभिक्रियाशीलता के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक बात हम बता देते मेरे साथी, इसको हर हाल में याद करो, ये तो पप्पा कसम है, इसको याद करो, और नहीं याद किया तो समझ लेना, फिर हम बाद में गुस्साएंगे तुम लोगों पर। इसको हम याद करने का टेक्निक दे देते हैं, क ना का, पहले याद करो 3 वर्ड, क ना का मग अल जन हे बी, इतना तक पहले तुम बोलो 10 बार, क ना का मग अल जन हे बी, क ना का मग अल जन हे बी। एकदम जैसे हनुमान चालीसा नहीं होता है, जब मम्मी बगल में गाती है हनुमान चालीसा, तो तू बगल में खड़ा हो जाना और चालू हो जाना, कहने लगना क ना का मग अल जन हे बी, क ना का मग अल जन फे। मम्मी को चालीसा याद करने दो, तुम अपनी चालीसा याद करो, क्योंकि उनकी संतुष्टि कहाँ भक्ति में है और आपका परीक्षा में। आपको परीक्षा में निकालना है, वहाँ चालीसा लिखोगे क्या, नहीं। अब इसमें क्या करोगे, नीचे से ऊपर जाओगे इतना दूर में, तो क्रियाशीलता श्रेणी बढ़ेगा, क्रियाशीलता श्रेणी बढ़ेगा। का ये मतलब है कि सबसे ज्यादा ताकतवर पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, तब मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, फेरम, प्लम्बम जिसको सीसा बोलते हैं। अब हाइड्रोजन के बाद फिर यहाँ से याद करने का कोशिश कीजिए आप लोग, कोई ना कोई टेक्निक जुगाड़ लगाइए, आप लोग भी तो बुद्धिमान है, आप तो बुद्धिजीवी में से एक है, तो लगाइए। अब क्या कीजिएगा, ह कु हग अग औ, ह कु हग अग औ, क्या आप ऐसे भी याद कर सकते हो, 4 वर्ड याद नहीं रहेगा, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, एच जी ए जी, ये तो नजदीके में है,
और उसके बाद एयु, सबसे कम क्रियाशीलता श्रेणी सोना का होता है। ये तो जंग नहीं लगता है। 50 साल तक नाक में नथुनी पहनले रह जाए सोना के, तब पर भी करिया नहीं होगा, अगर शुद्ध सोना होगा तो। क्रियाशीलता श्रेणी में क्या है, सबसे लो। पेन टपक गया है, क्वेश्चन टपकेगा इसका मतलब, तो आप लोग याद कर लेना, समझे। चलिए, तो ये सोना का क्रियाशीलता श्रेणी सबसे कम है। ऊपर में नीचे की ओर आते हैं तो क्रियाशीलता श्रेणी क्या होता है, घटता है। क्या श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी घटता है। उसके हिसाब से जब मारने चलेंगे हम लोग, तो पोटेशियम का ज्यादा है, उसके बाद सोडियम का, फिर जिंक का, कॉपर का, Hg का, Ag का। इसका मतलब कि आपका आंसर क्या आने वाला है, ए वाली। बाकी सब में देख लीजिए जैसे तैसे चितराया हुआ है, आप इसको याद करो। बाकी ये सब जैसे देगा तैसे सरिया लोगे। जैसे आप गिनती याद की हो, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7। अगर आपको कोई 1 के बाद 4 दे देगा, कहेगा सुधारिए, तो आप ना सुधार लीजिएगा। 1 के बाद 2 होता है, तब 3, तब 4, तब 5 हो जाएगा ना। तो आज का डिस्कशन 23 तक है। और क्वेश्चन का लेवल तो आप लोग देख के बताओ। 2 लेवल का क्वेश्चन हम लाएंगे ही नहीं, मेरा संस्थान लाएगा ही नहीं। 5000 टारगेट है इस बार सिलेक्शन का, 5000। और दिला के रहेंगे, ये बात जान लो। और वो में तोहरो हिस्सा है, और तू नौकरी पर तो जाना पड़ेगा तुमको, ये बात जान लो। तैयारी हो जाओ पहले से, कपड़ा उपड़ा सिलवा लो। अब टाइम आ चुका है, अब जाना पड़ेगा। 1,70,000 वैकेंसी है इस बार, ना भेलो ना तो बउआ सोच लियो तो की होता। अब हम क्या करते हैं कि अपना डायरेक्टर सर को आपके सामने हम बुलाते हैं। अब पहले मुलाकात कीजिए, देखिए उनका अनुभव, क्या बोलना चाहते हैं आपके बीच। उनसे तो देखो, डायरेक्टर नहीं है, हम तो इनका इंस्टीट्यूट मारते हैं, इंस्टीट्यूट। वो सीखने का जरिया है, उनको देखने से बहुत सीख मिलता है। सुनने का तो बात है, बात अलग है, सुनने के बाद तो ज्ञानी बनेगा, ये बात जान लो। तो बुलाते हैं, आप लोग भी स्वागत कीजिए। आइए सर। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो हमारे साइंस के शिक्षक हैं, हमारे साथी भी है और हमारे शिष्य भी रह चुके हैं, और काफ़ी अच्छा अनुभव है इनको पढ़ने और पढ़ाने में। काफ़ी एग्ज़ाम भी निकाले हैं, लेकिन अब मैंने इनको अपने चैनल पे पढ़ाने के लिए बुलाया था, और कई दिनों से इन्होंने, कई वीडियो में आपने देखा होगा इनको सामने में। लेकिन फ़िलहाल मैं सीधी बात करूँगा आपको, चूँकि बहुत लंबा हो चुकी है। बात यह है कि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं और बीपीएससी द्वारा जारी परीक्षा में आप सम्मिलित होने जा रहे हैं, 1,70,000 वैकेंसी है। 1,70,000 वैकेंसी, केवल 80,000 जो है आपको प्राइमरी सेक्शन का है। तो आप प्राइमरी सेक्शन का तैयारी कर रहे हैं, या 9th 10th वाले जो सेक्शन है, स्टेट क्वालिफाइड है, में आपको साइंस सेक्शन है, या फिजिक्स केमिस्ट्री आप जो 11th 12th के लिए है उसमें भी है। लेकिन मुख्य रूप से जो आपको 9th 10th का है, या प्राइमरी सेक्शन का जो आपको सीट है, के लिए आपका ये जो है काफ़ी लाभदायक होगा। और ये जो बीपीएससी का जो पैटर्न है, बिल्कुल पैटर्न के उसी लेवल के हिसाब से तैयार किया गया है, और इसी प्रकार से आपको सारे वीडियो मिलेंगे, और सभी वीडियो जो है ना बिल्कुल बीपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। बीपीएससी, मैं प्रिय प्रिय विद्यार्थी आप लोग से ये अनुरोध, मतलब करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप बीपीएससी को आसान मत समझिए। कि आपने सीटेट क्वालिफाइड किया है, स्टेट क्वालिफाइड किया है, टेट क्वालिफाइड करके आप जो है तैयार हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि बीपीएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि क्वेश्चन का लेवल जो है ना बहुत हार्ड रहता है। जैसा कि आपने देखा होगा प्रधानाध्यापक जो परीक्षा हुआ है उसमें आप देखे होंगे क्वेश्चन लेवल का था। तो यदि आप अपने सीट को पक्का करना चाहते हैं, अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल पे आप विजिट कीजिए, और विजिट करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और रेगुलर जो साइंस का जो वीडियो आएंगे सर के द्वारा, ये आप साइंस का वीडियो जो है रेगुलर देखिएगा। और रेगुलर देखने के बाद देखेंगे कि क्वेश्चन पढ़ाए हुए कंटेंट से बिल्कुल बाहर नहीं रहेगा। इसके बाद और भी सर हैं जो आपको और सब्जेक्ट की तैयारी कराएंगे। इसके बाद मैं भी आपको पढ़ाऊंगा, मैथ रीजनिंग पढ़ाना होगा वही पढ़ाऊंगा। तो इसी के साथ हम विदा लेना चाहेंगे आपको, इस वीडियो के समाप्त यहीं तक करते हैं।
और कैसा लगता है वीडियो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो हो सके तो अपने में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ठीक है तो?